next is unsystematic risk. It is under the control of company. It affect only company, not the whole market. Unsystematic risk वो रिस्क है जिसके ऊपर कंपनी का कंट्रोल होता है. कंपनी अगर चाहे तो उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकती है. ये रिस्क जो होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क, वो एक पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करती है, न कि पूरे मार्केट को, न ही पूरी इंडस्ट्री को. फर्स्ट है इसमें फाइनेंशियल रिस्क. इट इज रिलेटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर. A firm having no debt have no financial risk and vice versa. Higher rate of fixed cost and lower rate of earning may result in liquidation of firm. सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क जो है, आपको नाम से पता चल रहा है, फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क है जो पैसे से, फंड से रिलेटेड होती है. और एक कंपनी में पैसे का काम किससे होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस बनाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा लाई है. एक वो कंपनी जिसमें बाहर वाले लोगों का पैसा बहुत ही कम होता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, क्रेडिटर कम होते हैं, उस कंपनी के चांसेस रहते हैं कि उनमें फाइनेंशियल रिस्क बहुत ही कम है. उसमें कंपनी के लोगों का खुद का पैसा लगा हुआ है. और जो कंपनी उधार पे काम करती है, डिबेंचर्स, बॉन्ड इशू कर करके पैसा कलेक्ट कर रही है, वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा रहती है. अब कैसे फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा रहती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डिबेंचर इशू किए 10% पे, तो मिनिमम आपकी इनकम रेट ऑफ रिटर्न 10% तो होनी ही चाहिए. अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न 10% से कम है तो आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर सकते. और जब आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करोगे तो उनके पास में राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके कंपनी के लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो जिस कंपनी में ज़्यादा डिबेंचर्स होंगे, डेप्ट अमाउंट होगा, वो कंपनी ज़्यादा ही फाइनेंशियल रिस्क में होगी. सेकेंड आती बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क है, इट इज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंट ऑफ कंपनी. एग्जांपल, इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू फेस कंपटीशन, कैन नॉट हैंडल द लेबर स्ट्राइक. बिजनेस रिस्क वो रिस्क है जो कंपनी के एनवायरमेंट के कारण ही आती है. फॉर एग्जांपल, कंपनी है जो अपने कॉम्पिटिटर का सामना नहीं कर सकती, फेस नहीं करती. कंपनी जो है वो कैपेबल नहीं है कि अपने कॉम्पिटिटर को फेस कर सके, तो वो उसके बिजनेस के लिए एक रिस्क क्रिएट करती है. उस कंपनी को क्या हो सकता है? वो कंपनी डाउन आ सकती है, कंपनी की सेल डाउन हो सकती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है. लेबर ने स्ट्राइक कर दी. अब कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लेबर की स्ट्राइक को सॉल्व कर सके, लेबर की प्रॉब्लम्स को पूरा कर सके. जब लेबर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे. जब आपकी सप्लाई नहीं होगी तो कस्टमर दूसरी जगह पे शिफ्ट, दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और आपका बिजनेस रिस्क की जोन में आ जाएगा. Now we start with the calculation of risk and return. First अपन start कर रहे हैं expected rate of return. The investor cannot be sure of amount of return he or she is getting to receive. There can be many possibility. Expected return is weighted average of possible return with the weighted being the probability of occurrence. बेसिकली जो रिटर्न होता है वो दो तरीके का होता है. एक तो होता है एक्चुअल रिटर्न और एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हो कि इस कंपनी से मुझे कितना इंटरेस्ट, डिविडेंड मिल सकता है. वो तो क्या कहलाता है? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न. और जो एक्चुअल में आपको मिल रहा है, जो एक्चुअल में आपको रिसीव हो रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका एक्चुअल रिटर्न. तो जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न का एस्टिमेट लगाते हो तो आप अलग अलग तरीके की सिचुएशन देख सकते हो कि अभी कंपनी बूम में चल रही है, हो सकता है 6 महीने बाद इसमें रिसेशन आ जाए, हो सकता है मॉडरेट चले. तो यहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशन का क्या करते हैं? एस्टिमेट लगाते हैं और ये देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में मुझे कितना कितना रिटर्न मिल सकता है, और उन सब सिचुएशन का हम एवरेज निकाल लेते हैं. वो हमारा एवरेज क्या कहलाता है? हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न. Second, risk. It is denoted by the standard deviation. Standard deviation is a tool for assessing risk associated with the particular investment. Standard deviation measure the dispersion or variability around the mean or expected value. रिस्क जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू शो करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि आपकी सिक्योरिटी में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है उस एक्सपेक्टेड रिटर्न के कितना %
परसेंट वो आगे और कम में जा सकता है या कितना परसेंट वो और एक्स्ट्रा जा सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने एस्टिमेट किया, जरूरी नहीं है वो ही आए। फॉर एग्जांपल मैंने 10% एस्टिमेट किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा कि आपने जो 10% एस्टिमेट लगाया है वो कितना परसेंट अप एंड डाउन हो सकता है। 10 की जगह 12 जा सकता है या 10 की जगह 8 आ सकता है। मतलब उस एक्सपेक्टेड रिटर्न में चेंजेस आने के कितने परसेंट चांस रहते हैं, वो क्या कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। कोवेरियंस, इट शो हाउ मच हैव रिस्क ऑन रिटर्न ऑफ ₹1। कोवेरियंस आपको ये बताता है कि अगर ₹1 का रिटर्न आपको मिलता है तो उसके बदले में कितनी रिस्क आपको बियर करनी पड़ेगी, वो क्या कहलाता है आपका कोवेरियंस। Start with the practical question of risk and return. The expected return from two securities are given below. Which of the two shares are more risky? आपके पास में दो सिक्योरिटीज दे रखी है, रिटर्न फ्रॉम ए, रिटर्न फ्रॉम बी। आपको ये बताना इन दोनों सिक्योरिटी में से कौन सी सिक्योरिटी में ज्यादा रिस्क है। कि इन्वेस्ट सिक्योरिटी ए से आपको ₹20 का रिटर्न मिल सकता है, इसके कितने परसेंट चांस है? 10%। ₹10 का रिटर्न मिल सकता है, इसके कितने परसेंट चांस है? 40%। और ₹15 का रिटर्न मिल सकता है, इसके कितने परसेंट चांस है? 50%। उसी तरीके से बी में ₹12 मिलने के कितने परसेंट चांस है? 30%। ₹11 मिलने के कितने चांस है? 30%। और ₹13 मिलने के कितने चांस है? 40%। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको ये बताना है कि दोनों सिक्योरिटी में से किस सिक्योरिटी में रिस्क ज़्यादा है। तो दो चीज़ याद रखना, एक तो जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी, एक तो करना एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रिस्क। स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 6 कॉलम याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट है आर, रिटर्न। सेकंड प्रोबेबिलिटी। थर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कैलकुलेट होता है आपके आर इंटू पी से। नेक्स्ट आर माइनस आर बार, आर माइनस आर बार का स्क्वायर, आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी ए की। तो सिक्योरिटी ए का जो रिटर्न दे रखा है वो आपको दे रखा है 20, 10, 15। प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.40, 0.50। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होगा आपके आर इंटू पी से। 20 इंटू 0.10, 10 इंटू 0.4 और 15 इंटू 0.50। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका है 247.5 और इसकी टोटल आई 13.5। इट सिंपली मीन्स कि जो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न है सिक्योरिटी ए पे वो कितना है आपके 13.5। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉलम आर माइनस आर बार। आर है आपके 20, आर बार है आपके 13.5। तो 20 माइनस 13.5, 10 माइनस 13.5, 15 माइनस 13.5। आर माइनस आर बार का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। आर माइनस आर बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी, मतलब 42.25 इंटू 0.10, 12.25 इंटू 0.40, 2.25 इंटू 0.50। तो आप क्या आएगी 4.23, 4.90, 1.13। इसकी टोटल आ रही है 10.26। तो r माइनस आर बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p, इसकी जो टोटल आती है वो आपके कहलाती है वेरिएंस। और वेरिएंस का जब आप अंडर रूट निकाल देते हो तो वो आपके बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 10.26 का आपने अगर यहाँ पे अंडर रूट निकाला तो आता है 3.20। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.20। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर बार, मतलब 3.20 डिवाइडेड बाय 13.5। इसका मतलब हुआ कि ₹1 का अगर रिटर्न मिलता है तो उसमें कितने की रिस्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 0.237। इसका मतलब ₹1 के रिटर्न पे कितनी रिस्क है 0.237 रुपीज की। सेम आपको अप्लाई करना है सिक्योरिटी बी के लिए। रिटर्न प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। थर्ड कॉलम की टोटल कहलाती है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम डिनोट करते हैं आर बार से, जो आ रहा है 12.1। फिर सेम आर माइनस आर बार का स्क्वायर, आर माइनस आर बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। तो यहाँ पे आपकी वेरिएंस आ जाएगा 0.690।
इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 0.83। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 0.60 कि अगर 1 रुपये का रिटर्न मिलता है तो रिस्क कितने की है, कितने पैसे डूब सकते हैं, 0.069। तो यह ज़्यादा रिस्क किस में है, सिक्योरिटी ए में ज़्यादा रिस्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन से देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है, ए का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से देखोगे तो कि दोनों जगह अगर हमें 1-1 रुपये का रिटर्न मिलता है तो लॉस ज़्यादा किस में हो रहा है, ए में। तो ज़्यादा रिस्क किस में इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी ए में। आपके एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। तो जब भी रिस्क एंड रिटर्न का क्वेश्चन आता है तो उसमें दो कैटेगरी बनती है क्वेश्चन की, विद प्रोबेबिलिटी और विदाउट प्रोबेबिलिटी। तो विद प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी विदाउट प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सिर्फ आपको रिटर्न दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस रिटर्न का एवरेज निकालना है। आपको ईयर दे रखे 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, इन सब के आपने रिटर्न लिख लिए। इन रिटर्न का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। 12 + 18 - 6 + 20 + 22 + 24, तो एवरेज आएगा 15। ये 15 आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, एवरेज ऑफ रिटर्न। फिर सेम आपको r - r बार, 12 - 15, 18 - 15, -6 - 15, 20 - 15, r - r बार का स्क्वायर। ये आप निकालोगे, इसकी जो टोटल आएगी वो कहलाती है वेरिएंस। तो वेरिएंस आ रहा है 614। तो अगर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं हो तो अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है कि अंडर रूट निकालना है आपको, किसका, वेरिएंस डिवाइडेड बाय n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल, या कितने साल का डेटा दे रखा है आपको, 6 साल का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, अंडर रूट d डिवाइडेड बाय n, मतलब 614 डिवाइडेड बाय 6 का अंडर रूट। तो आपका आएगा 10.12। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका, 10.12।